नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले मैंने आरक्षण का एक कंप्लीट वीडियो देख लिया है। उसको वीडियो को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आने वाले जितने भी हमने पंचायत के गठन पढ़ने हैं तीनों स्तर का, उसमें पंचायत स्तर की आरक्षण पढ़ना ज़रूरी रहता है। इसलिए मैंने पहले आरक्षण आपको पढ़ा दिया है। आज का हमारा विषय रहेगा पंचायतों की गठन। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो नीचे डिसलाइक का बटन है और साथ में कमेंट करें कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की गठन, हम अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज का। आज ये है अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में आपके धारा 8 के में बताया गया है गठन। अब गठन किसका होगा? हम ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, जनपद पंचायत का गठन करेंगे और जिला पंचायत का। हमको 3 स्तर की पंचायतों की गठन करनी है। क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कितने स्तर की पंचायती राज की व्यवस्था है। तो आपको देखिए, हमने यहाँ गठन पढ़ा है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इसको पिरामिड के माध्यम से समझिए। आप पिरामिड से तो भली भांति परिचित होंगे। ये होता है आपका जिला पंचायत, ये होता है जनपद पंचायत, ये होता है ग्राम पंचायत। आपको पिरामिड से पता चल जाएगा कि राज्य में जिला पंचायतों की संख्या कम रहती है, उससे ज़्यादा रहती है जनपद, और सबसे ज़्यादा रहती है ग्राम पंचायत, और उससे भी ज़्यादा रहती है गांव, जिसको हम ग्राम बोलते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत अलग होता है और गांव अलग होता है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गाँव हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत नहीं दिया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीनों एक निगमित निकाय होगी। निगमित निकाय के मतलब सरकारी संस्था होगी। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो जनपद पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। यदि हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 20 लाख से कम होती तो हम इस मध्यवर्ती जनपद पंचायत का गठन नहीं करते। हमारे पास केवल जिला पंचायत रहता और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ग्राम पंचायत रहता और इसको कंट्रोल करने के लिए जिला पंचायत रहता है। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है, आपको पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, 2 करोड़ के ऊपर है। इसलिए हमारे यहाँ तो जनपद पंचायत का बनना तय है और हमने बनाया भी है। मतलब हमारे शासन ने प्रत्येक जिला पंचायत में जनपद पंचायतों की गठन किया है। ये हो गया आपका पंचायत का गठन। अब देखते हैं अवधि मतलब पंचायतों की जो अवधि है वो कितने साल की रहती है, कितने दिन के लिए इसको बनाया जाता है। तो प्रथम सम्मेलन से 5 साल तक रहती है। प्रथम सम्मेलन क्या होगा मैं आपको आगे क्लियर करूँगा, लेकिन अभी छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जब हमारे पंच, सरपंच, सदस्य, अध्यक्ष जब चुन कर आ जाते हैं तो जब पहला बार उनका सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन चुनने के बाद जो पहला सम्मेलन होता है, पहला बैठक होता है, उस दिन से हम 5 साल गिनती करते हैं। अब चुनाव कब होगा? समय से 6 महीना पहले। समय से 6 महीना पहले का मतलब है यदि कोई पंचायत जो है दिसंबर के महीने में ख़त्म हो रही है, किसी भी वर्ष के दिसंबर के महीने में यदि उस पंचायत का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो इस दिसंबर से 6 महीने पहले उस पंचायत की उस स्तर की पंचायत की चुनाव को कंप्लीट कर लिया जाता है। हम इस दिसंबर ख़त्म होगा उसके बाद चुनाव करेंगे, इसका वेट नहीं करेंगे। दिसंबर ख़त्म होने से 6 महीना पहले चुनाव की संपूर्ण कार्यवाही ख़त्म कर ली जाती है। या विघटन होने पर 6 महीना के पीछे, जैसे ये तो मैंने ख़त्म होने के लिए बताया। हो सकता है कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को विघटन कर दिया जाए किसी कारणवश शासन के आदेश पर, तो जैसी होता है विघटन, उसके 6 महीने के भीतर हमको चुनाव करा लिया जाना पड़ता है। अब उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव हेतु जैसे आपके गांव में कुछ सरपंच होगा, वो 1 साल के लिए सरपंच किया या फिर 1 साल 2 साल किया सरपंच का कार्य, उसके बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया या उसको पद से निकाला गया, जो भी होगा वो अपने पद रिक्त कर दिया। तो जो नया सरपंच या जो भी नया सरपंच चुन कर आएगा वो मात्र, देखिए ये टोटल 5 साल के लिए था आपका पंचायत, और जो नया
पुराना था वो 2 साल तक किया, उसके बाद जो नया आएगा वो मात्र 3 साल तक के लिए ही सरपंच रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं नया चुन के आया हूँ तो हमको भी 5 साल का मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है। सरपंचों या सदस्यों का कार्यकाल उस पंचायत के कार्यकाल पर डिपेंड करता है। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि सरपंचों का कार्यकाल कितना रहता है तो इसमें थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि किसी भी सदस्य का कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल केवल उस बॉडी की होती है। हो सकता है यदि 1 साल में ही यदि इसको विघटन कर दिया जाए, यदि जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को 1 साल के अंतर्गत ही, बनने के 1 साल के अंतर्गत ही विघटन कर दिया जाए, मतलब समाप्त कर दिया जाए, तो वहाँ जितने भी निर्वाचित सदस्य रहेंगे उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो कार्यकाल यहाँ पे आपके निगमित निकाय का होता है, ना कि पंच उप सरपंच का। लेकिन ऐसा बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि उनको 5 साल के लिए चुना गया है, लेकिन उससे पहले भी उसकी पदावधि समाप्त हो सकती है। आगे देखते हैं। अब देखिए धारा 10 में बताया गया है पंचायतों की स्थापना। तो ग्राम पंचायत के गांव के समूह के लिए हमको एक ग्राम पंचायत बनाना होगा। जैसे मैंने आपको ग्राम सभा पढ़ाते ही बनाया गया था, ये 2 ठो गाँव है, ये 3 गाँव है। तो यदि ये 3 छोटा गाँव है तो इनके लिए हमको एक ग्राम पंचायत की गठन करनी होगी, ग्राम पंचायत की गठन करनी होगी, ग्राम पंचायत की गठन करनी होगी। ज़िले को खंड में बांट दिया जाएगा। जैसे आपका ये बलौदाबाजार ज़िला है, इस बलौदाबाजार ज़िला में फ़िलहाल 6 जनपद हैं, 6 जनपद हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, 6, 1 2 3 4 5 6, सिमगा, बलौदाबाजार, भाटापाड़ा, कसडोल, पलारी, बिलाईगढ़। तो ये एक ज़िला है। इस ज़िले को हमने पूरे खंड में विभाजित कर दिया और खंड को हम ग्राम पंचायत में विभाजित करते हैं, राज्य को हम जिला में विभाजित करते हैं। तो ये हो गया आपकी धारा 10 पंचायतों की स्थापना। अब देखते हैं ग्राम पंचायत में। अब हम यहाँ देखने वाले हैं पंचायतों की स्थापना में ग्राम पंचायत से संबंधित बातें। इसके बाद हम जनपद पंचायत की देखेंगे, उसके बाद हम जिला पंचायत की देखेंगे। अब यहाँ से धारा 12 से आपका शुरू हो जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो यहाँ पे ये आप याद रखिए वर्ड को। धारा 12 में बोला जाता है ग्राम पंचायत का वार्ड विभाजन। तो आपकी ग्राम पंचायत में अधिकतम कितना वार्ड हो सकता है? तो ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है, ये हर साल आया है। ये क्वेश्चन कूट में पूछ दिया जाता है कि ग्राम पंचायत को अधिकतम कितने वार्ड में, वार्ड बोलेंगे, निर्वाचन क्षेत्र बोल सकते हैं, या कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, कितने क्षेत्रों में बांटा जाएगा। तो मिनिमम आपको 10 में बांटना है और अधिकतम 20, इससे ज़्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा। 10 से 20 के बीच की ही आपको उसको बांट कर रखना है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन मतलब ग्राम पंचायत बनता किससे है। जैसे ग्राम सभा जो है मतदाता सूची में नाम वाले लोगों से बनती है, उसी प्रकार ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी? तो ग्राम सभा जो है आपके मुख्यतः 3 लोगों से बनती है। तो ये आप 3 पदों से बनती है। तो ये आपका होता है सरपंच, उप सरपंच और ये पंच। सरपंच, उप सरपंच और पंच से मिलकर आपका ग्राम सभा बनता है। लेकिन 2019 में एक और अपडेट आया है, उसमें बोला गया है निःशक्त का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्य शासन द्वारा एक निःशक्त की नियुक्ति की जाएगी। मतलब यदि आपके सरपंच, उप सरपंच या पंच मिलाकर कोई निःशक्त व्यक्ति आपके पंचायत स्तर पर नहीं आता चुनकर, तो शासन जो है एक निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी। इस अधिनियम में बस इतना ही लिखा गया है, कैसा होगा नियुक्ति, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, इसका कोई वर्णन नहीं है। अब देखते हैं सरपंच पंच का चुनाव नहीं होने पर कार्य नहीं रुकेगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी ग्राम पंचायत में किसी एक आध क्षेत्र से पंच का निर्वाचन नहीं हो पाता या सरपंच का ही निर्वाचन नहीं होता। इस स्थिति में आपका काम नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है कि आपके गांव के सभी कार्यों को रोक दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीना फिर से चुनाव का आयोजन किया जाएगा, चुनाव कार्यक्रम लाया जाएगा और उसमें जो पद खाली रह गए हैं उस पद को भरा जाएगा। लेकिन उस पद को भरने से पहले आपका कार्य नहीं रुकेगा। तो कार्य चलेगा कैसे, ये देखिए। मान लेते हैं आपके गांव में पंच का निर्वाचन नहीं हुआ तो काम नहीं रुकेगा। आने वाले चुनाव में आपके एक पंच का चुनाव कर ले जाएगा। लेकिन अगर सरपंच का चुनाव नहीं हुआ तो, क्योंकि
क्योंकि पंचों की संख्या ज़्यादा रहती है, 10 से 20 रहती है, तो एक को आप नहीं चुनेंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सरपंच आपकी ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, अगर उसका ही चुनाव नहीं हो पाया तो होता है कई जगह ऐसे कि कई जगह से विलोपित हो जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कैसे आरक्षण होता है, गलती से एक बार ऐसा हुआ कि डाटा जो हमने 11-12 का लेते हैं कि ST SC के लिए, और 11-12 में जब आरक्षण जब वो हुआ था, जनगणना हुआ था, तो किसी ग्राम पंचायत में ST की जनसंख्या निवासरत थी, लेकिन आने वाले 4-5 साल में उस गाँव में एक भी ST की जनसंख्या निवासरत नहीं रही, और गलती से उसी गाँव का नाम ST के लिए निकल गया। तो नियम ऐसा है कि जब तक वहाँ ST की जनसंख्या नहीं मिलेगी तब तक आप वहाँ चुनाव नहीं कराएंगे, जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता, या फिर कोई सरपंच पद के लिए लड़ना ही नहीं चाहता, या कोई जीत कर ही नहीं आता। इस प्रकार उस जीत कर नहीं आने का मतलब है कि उस पद में खड़ा ही नहीं होता चुनाव लड़ने के लिए। तो इस समस्या में यदि सरपंच का चुनाव लंबित रहता है, सरपंच का चुनाव किसी कारणवश नहीं होता है, तब कैसे करेंगे? तब की स्थिति में क्या होगा, जो आपके यहाँ जो पंच चुन कर आए हैं, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी पंच चुन कर आए हैं, वो आपस में मिलकर एक सरपंच को चुन लेंगे। वो आपस में मिलकर एक सरपंच को चुना जाएगा, और इस चुनने की प्रक्रिया में भी आपको आरक्षण को ध्यान में देना होगा। यदि आपके ग्राम पंचायत में यहाँ इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, हाँ इस लाइन का मैं बताऊंगा आपको क्या क्या मतलब है। यदि आपके ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए ST SC या OBC जो भी आरक्षण लागू हुआ है सरपंच पद के लिए, आप सभी पंच मिलकर उसी पंच का चुनाव करेंगे जो निर्वाचन से जो उस पद के लिए जो आया है आरक्षण, उसका ही। जैसे आपके यहाँ 10 से 15 सरपंच मान लेते हैं, आपके यहाँ 15 पंच का चुनाव हो चुका है। अब आपके यहाँ आया है OBC महिला, तो यदि OBC महिला इस 15 पंच में कोई OBC महिला होगी, उसी को ही आप सरपंच बनाएंगे। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आरक्षण आपको फॉलो करना ही होगा, चाहे आप निर्वाचन से चुन के आए या ना आए। यदि OBC महिला यहाँ नहीं मिलती, यदि मान लेते हैं OBC महिला यहाँ नहीं मिलती, तो आपको किसी अन्य ST SC से महिला लेना पड़ेगा, लेकिन आपको आरक्षण फॉलो करना ही होगा। अब पंच के लिए क्या होगा देख लीजिए, पंच के लिए क्या आरक्षण होगा ये देख लीजिए। वैसे आरक्षण मैं बाद में बताऊंगा, निर्वाचन में सरपंच निर्वाचन में ST SC 50% नहीं होने पर 25%, ये हम पहले देख चुके हैं। आगे देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पंच चुना जाता है, कैसे सरपंच चुना जाता है। बाकी और नीचे देखेंगे, ये अगर स्टार्टिंग स्थिति में ऐसा है। उसके बाद बोलते हैं कि सरपंच का निर्वाचन 14 निर्वाचन अर्हता। अब देखिए, अब यदि आप के गांव के सरपंच बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? आप पंच पद हेतु अर्ह होने चाहिए। अब पंच पद अर्हता की क्या बात है कि आपको उसी गांव का होना चाहिए, आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, संसद या विधानसभा का सदस्य आप नहीं हो ना हो, ये हम बाद में तय करेंगे। ये पहले तो अर्हता है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, यदि संसद विधानसभा के सदस्य हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही करना पड़ेगा। यदि आप सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। यदि आप सरपंच का निर्वाचन लड़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको पंच पद के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अब पंच पद के लिए क्या गाइडलाइन है, तो उसमें आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए, जलवाहित शौचालय होना चाहिए आपके घर में, दूसरा आपको उसी गांव का निवासी होना चाहिए, आपको साक्षर होना चाहिए। ये हो गया पंच पद है। तो दूसरी बात, आपके संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। तो इस स्थिति में सदस्य ना हो कहने का मतलब ये है कि यदि आप संसद या विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरपंच का भी मैं चुनाव लड़ूं तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर जीत गए तो आपको किसी एक पद को चुनना होगा, ऐसा है। और इस केस में कुछ अलग बातें हैं। सहकारी सोसाइटी का सभापति, यदि आप किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति उपसभापति है तो पहले आपको इस पद से रिज़ाइन देना होगा, जैसे सरकारी कार्यालय में होता है। यदि आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपको सबसे पहले आपको पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद आप सरपंच पद पर लड़ सकते हैं। जीते या ना जीते वो आपकी किस्मत। मतदाता सूची में आपका नाम हो, ठीक है, ये हो गया। अब आरक्षण देखते हैं।
सरपंचों का आरक्षण कैसे होता है, ये संपूर्ण आरक्षण मैंने एक वीडियो में बता दिया गया, आरक्षण आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ बस आपको एक रेशियो बताने वाला हूँ कि इसका रेशियो निकालते कैसे हैं। सरपंच आरक्षण के लिए हम क्या करते हैं कि एक जनपद स्तर पर हम काउंट करते हैं। जैसे एक जनपद की जनसंख्या मान ले जाते हैं 5 लाख है, एक जनपद की जनसंख्या 5 लाख है, तो इस 5 लाख जनसंख्या में उस पूरे जनपद में कितने एसटी हैं, कितने प्रतिशत एससी हैं, तो इसी का प्रतिशत निकाला जाता है। यदि इसमें पूरा 10% यदि एसटी निवासरत है उस जनपद में और 20% एससी निवासरत है, तो सरपंच पद के लिए उतना ही, सरपंच पद के लिए आपको 10% और 20% आरक्षण देना होगा। किसमें कि एक जनपद में कितना सीट है सरपंच का। गांव में तो एक होता है, एक गांव के लिए एक सीट होता है, लेकिन एक जनपद में यदि 100 ग्राम पंचायत आ रहे हैं तो 100 सीट हुआ ना। तो इस 100 का 10% आपको एससी को देना है और 20% एसटी को देना है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये हो गया इसका आरक्षण। और नहीं, अगर यदि आधा होता है तो आपको 25% ओबीसी को देना है। ये संभाल लीजिए। सरपंच, उप सरपंच, संसद, विधानसभा, सोसाइटी सभापति होने पर पद रिक्त। यदि आप पहले से सरपंच हैं, उसके बाद आप संसद या विधानसभा, सोसाइटी या सभापति बन जाते हैं, तो आपका पंच सरपंच या पंच का पद रिक्त समझा जाएगा। जैसे आप वर्तमान में सरपंच हैं, इसके बाद आप लोकसभा के चुनाव लड़े, जीत गए और वो ज्वाइन कर लिए, तो आपका ये पद रिक्त माना जाएगा। किसी एक पद के लिए आप पात्र होंगे। इसी प्रकार या किसी सोसाइटी का सभापति, उपसभापति हो जाते हैं तो भी आपका पद रिक्त माना जाएगा। लास्ट एक पॉइंट है, सरपंच को भी पंचायत का पंच समझा जाता है। एक पॉइंट है, ऐसे लिखा गया है अधिनियम में, सरपंच को भी पंचायत का एक पंच माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ आपको मैं पंच की वो बताना भूल गया। यहाँ पंच के लिए आरक्षण कैसा होता है, तो आपके गांव में जितनी जनसंख्या है 1000, अब जितनी जितनी एसटी एससी की अनुपात है उसके हिसाब से आपको आरक्षण करने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ एक मोटा ये बता देता हूँ। जैसे आप यदि सरपंच के लिए लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आरक्षण हम जनपद स्तर पर देखते हैं, जनपद स्तर पर। और यदि पंच के लिए लड़ना चाहते हैं तो इसकी आरक्षण हम ग्राम पंचायत स्तर पर देखते हैं कि ग्राम पंचायत की कितनी जनसंख्या वहाँ के एसटी एससी की प्रतिशत है। या और जब सरपंच के लिए देखते हैं तो पूरे जनपद की कुल जनसंख्या का एसटी एससी कितना प्रतिशत है, ये हम देखते हैं। आगे है, एक साथ एक से अधिक पद का वर्जन। एक साथ एक से अधिक पद का, ये देखिए धारा 15 देखिए, एक साथ सदस्यता का परिच्छेद। ये क्वेश्चन आया है, एक ही व्यक्ति अनेक वार्डों से पंच हेतु चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे आपके गांव में 10 वार्ड हैं तो एक ही व्यक्ति अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, वो मात्र एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा, और वो भी कहाँ का, जिसमें वो निवासरत है। ऐसा नहीं कि वार्ड क्रमांक 1 का व्यक्ति वार्ड क्रमांक 4 से चुनाव लड़ेगा, वो विधानसभा और सांसदों में होता है। आपके गांव के लिए नियम लागू नहीं है, क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी है, ये बहुत छोटा सा निकाय है और ये स्वायत्त संस्था है, मतलब अपने ही लोग अब यहाँ शासन करते हैं। इसलिए इसको ऐसा बोला गया है कि आप यदि जिस वार्ड के पंच हैं, जिस वार्ड के निवासरत हैं, उसी वार्ड से पंच की चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सरपंच के लिए ऐसा नहीं है। यदि देखिए, सरपंच के लिए वार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गांव में सरपंच एक ही होता है, तो एक व्यक्ति पंच के लिए भी खड़ा हो सकता है और सरपंच के लिए भी खड़ा हो सकता है। लेकिन जीतने पर उसको एक पद छोड़ना पड़ेगा, या तो वो सरपंच रहेगा या फिर पंच रहेगा, ऐसा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक ही व्यक्ति अनेक वार्डों से चुनाव पद नहीं लड़ सकता, और लेकिन एक ही व्यक्ति पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन इसमें एक बार आया था, यदि एक व्यक्ति है ए, उसने अपने वार्ड में, जैसे उसका वार्ड क्रमांक 1 है, वहाँ से चुनाव का नामांकन भर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्षेत्र क्रमांक 2 से भी चुनाव का नामांकन भर दिया। इस स्थिति में यदि इस स्थिति में क्या होगा, यदि वो दोनों जगह नामांकन भरा है तो उसकी दोनों सीटें रद्द हो जाएंगी और वो चुनाव के लिए अपात्र हो जाएगा।
यदि वो वार्ड क्रमांक 2 से अपना नाम वापस ले लेता है तो एक, क्योंकि वो 1 का निवासरत है तो 1 से चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए वो पात्र है। लेकिन यदि वो 1 से वापस ले लेता है जहाँ का वो निवासरत है और 2 से वापस नहीं लेता, उस स्थिति में भी वो चुनाव नहीं लड़ सका। अंततः यह कहा जा सकता है कि वो जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में वो पंच हेतु आवेदन कर सकता है। आगे देखते हैं। सरपंच और उपसरपंच का निर्वाचन कैसा होता है ये देखिए। आज हम धारा 17 तक करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट धारा पढ़ेंगे। आज धारा 17 तक करेंगे। सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन। सरपंच का निर्वाचन तो मैंने आपको बता दिया है कि सरपंच का निर्वाचन आपके ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता हैं वो लोग करते हैं। उसी प्रकार जो देखिए एक ग्राम पंचायत में जितनी भी मतदाता होंगे, देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ कुछ आपको अलग बता रहा हूँ, ये देखिएगा। जैसे एक ग्राम पंचायत है, ये एक ग्राम पंचायत है, यहाँ 2 ग्राम सभा है, मतलब 2 गांव हैं, तो ये दोनों गांव मिलकर आपके सरपंच को चुनेगी। ऐसा नहीं है कि ये गांव अलग है, ये गांव अलग है, तो ये दोनों गांव मिलकर उस सरपंच को चुनेगी। और पंच की अगर बात किया जाए तो पंच में संबंधित वार्ड, पंच के लिए वार्ड से, यदि वार्ड क्रमांक 1 में यदि 50 जनसंख्या है, 100 जनसंख्या है, 100 लोग हैं, तो यही लोग पंच को चुनाव करेंगे। वार्ड क्रमांक के लोग, यही वार्ड क्रमांक के लोग ही आपके पंच को चुनेंगे। दूसरे वार्ड क्रमांक या दूसरे गांव के लोग इसमें नहीं आएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सरपंच के लिए आरक्षण मैंने बता दी है कि खंड की कुल जनसंख्या के अनुपात का आधा सीट आपको महिला को देना है। आपका विहित प्राधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। ये आरक्षण का विहित प्राधिकारी बोल रहे हैं तो कलेक्टर है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब उप सरपंच क्या होगा? पंच मिलकर आपस में ही एक लोग को चुना जाता है। पंच मिलकर आपस में मिलकर एक अपने में से किसी एक पंच को चुनते हैं, उप सरपंच को। देखिए, मान लेते हैं आपका पंच का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, ये चुनाव कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसको प्रथम सम्मेलन नहीं बोलेंगे। तो एक सम्मेलन आएगा जिसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे, 1 2 3 4 5 और ये सरपंच, ठीक है। अब ये लोग उपस्थित रहेंगे। यहाँ कोई एक सरकारी अधिकारी होगा जो इस सम्मेलन को, इस बैठक की अध्यक्षता करेगा, देख रेख करेगा। वो है आपका तहसीलदार, विहित प्राधिकारी तहसीलदार। ये प्राधिकारी क्या करेगा? ये प्राधिकारी कहेगा कि आप लोगों में से सरपंच का चुनाव तो हो गया है, पंचों का हो गया है। अगर पंचों एक आध सीट बचा रहेगा तो उसको 6 महीने में भर लिया जाएगा। लेकिन अब आपको उप सरपंच का चुनाव करना है, तो ये बोला कि आप में से किसी एक बहुमत के आधार पर, अब इसमें सरपंच भी वोट देगा ना, आपको ध्यान रखा होगा, मैंने पहले बताया है कि सरपंच एक पंच के रूप में होता है, उसको एक पंच के रूप में भी माना जाता है, तो सरपंच भी वहाँ वोट करेगा, ऐसा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अब ये जो तहसीलदार यहाँ बीच में बैठा है वो बोलेगा कि आप किसी एक में से, यहाँ पे जो तहसीलदार बैठा है वो बोलेगा कि आप किसी एक को उप सरपंच चुन लीजिए। लेकिन नियम क्या होगा? नियम ये होगा, इसके लिए कोई आरक्षण नहीं होता, उप सरपंच के लिए आरक्षण नहीं होता। लेकिन यदि सरपंच कोई आरक्षित सीट से नहीं है, यदि आपके ग्राम पंचायत में जो सरपंच चुनकर आया है वो जनरल है, तो उप सरपंच को पक्का आपको आरक्षित सीट से ही होना पड़ेगा, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, महिला पुरुष जो भी हो सकते हैं उप सरपंच। लेकिन यदि आपके ग्राम पंचायत का सरपंच जनरल कैटेगरी से आया है, जनरल है वो, उसमें तो उप सरपंच को किसी एक आरक्षित से होना जरूरी है। उसमें आवश्यक नहीं है कि वो OBC होगा, ST होगा, SC होगा, लेकिन इन तीनों में से किसी एक का ही होना आवश्यक है। नेक्स्ट सिचुएशन ये देखते हैं, यदि यही सरपंच भी चुनाव निर्वाचित होकर नहीं आ पाता, किसी कारणवश सरपंच का चुनाव लंबित रहता, नहीं हो पाता, तो इसी सम्मेलन में एक पंच चुन ले, एक सरपंच चुनते और एक सरपंच चुन लेते। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज धारा 17 तक ही करेंगे, धारा 18 को कल से पढ़ेंगे।
आरक्षण देख लीजिए, हाँ उप सरपंच का नहीं होता, सरपंच आरक्षित सीट से नहीं है तो उप सरपंच आरक्षण से होगा। पद रिक्त होने पर चुनाव या नया चुनाव होता है। अब पद रिक्त क्या बोला हूँ, पद रिक्त का मतलब होता है यदि सरपंच का पद रिक्त है तो आप वहीं से कर लोगे, यदि पंच का पद रिक्त है तो नया चुनाव किया जाता है। चलिए आप आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आशा होगा आपको पसंद आया होगा।